हेलो गाइस, आज हम बॉटनी के सेकेंड पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो इस साल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने फर्स्ट पेपर की भी वीडियो अपलोड की है, जो कोई नहीं देखे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, ऑक्सीजन क्या है, इसकी खोज, कार्यविधि एवं उपयोग के बारे में लिखिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रकाश श्वसन क्या है, प्रकाश श्वसन की क्रियाविधि समझाइए। प्रश्न क्रमांक तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। प्रश्न क्रमांक चौथा, अंतःचूषण पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक पांचवा, परासरण पर टिप्पणी लिखिए। अब क्वेश्चन उत्तर साथ में देखेंगे। ऑक्सीजन क्या है, इसकी खोज, कार्यविधि एवं उपयोग के बारे में लिखिए। उत्तर, ऑक्सीजन पादप हार्मोन का एक समूह है जो कि विभिन्न प्रकार की वृद्धि क्रियाओं को प्रेरित करता है। ऑक्सीजन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि जड़ एवं तनों के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं तथा नीचे की ओर प्रवाहित होकर पादप वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। हार्डी के अनुसार ऑक्सीजन ऐसे जैविक पदार्थ हैं जो कि पौधों के अंदर स्रावित तथा पोषक पदार्थ नहीं होते हैं और अत्यंत कम मात्रा में शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। पादप हार्मोन के रूप में ऑक्सीजन की तरह के पदार्थ के होने की संभावना का पता चार्ल्स डार्विन ने लगाया। सन 1928 ईस्वी में F.W. वेंट ने प्रांकुर चोल के अग्रभाग से एक वृद्धि कारक पदार्थ पृथक किया जिसे उन्होंने ऑक्सीजन नाम दिया। यहाँ डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ऑक्सीजन के व्यवहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। आजकल आधुनिक कृषि युग में अनेक प्रकार के ऑक्सीजन कलमों में कई जड़ें विकसित करने, बीज रहित फल उत्पन्न करने तथा कलियों में प्रसुपित बनाए रखने या उसे तोड़ने में उपयोग किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। पुष्पन, फ्लावरिंग। कुछ पौधों में ऑक्सीजन पुष्पन को प्रेरित करता है, जैसे कपास और अनानास में। शीर्ष प्रमुखता, एपिकल डोमिनेंस। बहुत से पौधों में तनों की शीर्ष कलिका एपिकल बूट जब तक वृद्धि करती है तब तक अन्य पार्श्व दिशा की कलिकाएं वृद्धि नहीं करती है। यदि शीर्ष कलिका को हटा दिया जाए तो पार्श्व कलिकाओं में परिवर्धन शुरू हो जाता है, परंतु ऑक्सीजन युक्त एगर के टुकड़े को पुनः पार्श्व कलिकाओं पर रखे तो पार्श्व कक्ष का परिवर्धन पुनः रुक जाता है। कोशिका दीर्घीकरण, सेल इलॉन्गेशन। ऑक्सीजन दीर्घीकरण का उद्दीपन प्रेरित कर तनों, जड़ों तथा फलों का विवर्धन करने में सहायक होते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रकाश श्वसन क्या है, प्रकाश श्वसन की क्रियाविधि समझाइए। उत्तर, प्रकाश श्वसन या C2 चक्र प्रकाश की उपस्थिति में संपादित होने वाली वह क्रिया जिसके कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है तथा CO2 निष्कासित होती है, प्रकाश श्वसन कहलाता है। डेकर ने प्रकाश श्वसन को खोजा। इस श्वसन के फलस्वरूप अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। इस क्रिया को C2 चक्र, C2 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया के फलस्वरूप 2 कार्बन वाले अम्ल ग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण होता है। प्रकाश श्वसन 3 कोशिकांगों जैसे क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होकर संपन्न होता है। यह क्रिया अनेक पौधों की हरी कोशिकाओं में होती है। उदाहरण, सोयाबीन, मटर, कपास, सूरजमुखी, मिर्च आदि। प्रकाश श्वसन की क्रियाविधि, प्रकाश श्वसन का प्रमुख उपापचयी पदार्थ अथवा सबस्ट्रेट ग्लाइकोलेट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन की भांति प्रकाश श्वसन भी एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें ग्लाइकोलेट का ऑक्सीकरण होता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। उत्तर, पारिस्थितिक तंत्र कोई भी जीव कभी भी अकेले नहीं रहता, बल्कि वह जीवीय समुदाय के रूप में रहता है और समुदाय के जीव अपने वातावरण या पर्यावरण के जीव्य तथा अजीव्य घटकों से क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अर्थात जीव समुदाय और वातावरण के विभिन्न घटकों के बीच जटिल क्रियाएं
होती रहती है। इन क्रियाओं के कारण ही वातावरण की संरचना हमेशा बदलती रहती है। इसी कारण वातावरण गतिशील डायनेमिक रहते हैं। रचना एवं कार्य के दृष्टि से समुदाय और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग टेंसले ने किया था। टेंसले के अनुसार वातावरण एवं उनमें उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटकों की अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, अंतःचूषण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, अंतःचूषण, जिसको निपिति भी कहते हैं। अंतःचूषण वह विशिष्ट प्रकार के जल के अवशोषण की प्रक्रिया है जिसमें विलायक अणुओं की गति विलयन की ओर अथवा उसके निर्माण से संबंधित नहीं होती है, बल्कि जल स्नेही पदार्थों की ओर होती है। जल से आसक्ति रखने वाले पदार्थ अंतःचूषण कहलाते हैं। यह अवशोषण व अधिशोषण दोनों का समन्वित रूप होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें एक विशिष्ट प्रकार के द्रव में रखने पर फूल जाते हैं। उदाहरण, सूखे बीजों को जल में रखने पर वह फूल जाते हैं। अर्थात सूखे बीजों द्वारा जल के अवशोषण की इस क्रिया को अंतःचूषण कहते हैं। अंतःचूषण एक भौतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ जल का अवशोषण करके फूल जाते हैं। अंतःचूषण के लिए ठोस एवं जल के बीच आसक्ति होना आवश्यक है। सभी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पैक्टिक व सेल्यूलोज पदार्थों की बनी होती है। चूंकि यह पदार्थ जल स्नेही कोलॉइड है, अतः इनके द्वारा जल का अंतःचूषण होता है। जल के अंतःचूषण द्वारा एक दाब उत्पन्न होता है जिसे अंतःचूषण दाब कहते हैं। अंतःचूषण दाब परासरण दाब के लगभग समान होता है। अंतःचूषण प्रक्रिया की एक विशिष्टता होती है कि अंतःचूषण के आयतन में वृद्धि तो होती है, लेकिन अंतःचूषण एवं तरल पदार्थ की अंतिम आयतन हमेशा अंतःचूषण तथा तरल के प्रारंभिक आयतन से कम होता है। परासरण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, परासरण जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तब कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से जल या अन्य विलायक सॉल्वेंट के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण डिफ्यूजन करने लगते हैं। इस क्रिया को ही परासरण ऑस्मोसिस कहते हैं। अतः परासरण ऑस्मोसिस वह क्रिया है जिसमें जल या अन्य विलायकों के अणु स्वयं की अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण करते हैं। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। जब किसी पादप कोशिका में परासरण क्रिया के समय जल या किसी अन्य विलायक के अणु बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर विसरित होते हैं, तब उसे अंतःपरासरण इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। परंतु जब यह क्रिया विपरीत दिशा में होती है, तब उसे बाह्य परासरण एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। जीवित कोशिकाओं में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य होती है। खत्म।